तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण और पक्षियों की कलर ध्वनियों के साथ मैं सुदेश नैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित प्रोस्पेक्टस ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड फ्रूट क्रॉप्स इन उत्तर प्रदेश विषय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस। केले की पेड़ी फसल का देखरेख एवं प्रबंधन कैसे करें। गुलाब की फसल में की जाने वाली समसामयिक प्रबंधन कार्यों पर जानकारी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिनांक 14 नवंबर 2014 को प्रोस्पेक्टस ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड फ्रूट क्रॉप्स इन उत्तर प्रदेश विषयक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन का आयोजन किया गया। ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री पारसनाथ यादव, माननीय मंत्री उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया एवं उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता श्री राजीव कुमार सिंह, माननीय राज्य मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश द्वारा की गई। इस अवसर पर विशेष अतिथि पद्मश्री डॉक्टर KL चड्ढा, पूर्व उप महानिदेशक एवं नेशनल प्रोफेसर बागवानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के साथ साथ डॉक्टर RP सिंह पूर्व कुलपति, डॉक्टर बसंत राम पूर्व कुलपति, डॉक्टर MP सिंह पूर्व कुलपति, डॉक्टर RK पाठक पूर्व निदेशक, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान बागवानी संस्थान लखनऊ डॉक्टर अयोध्या प्रसाद एवं डॉक्टर IS सिंह, डॉक्टर हरिहर राम, डॉक्टर B यादव, डॉक्टर KR कनौजिया, श्री SP जोशी, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिक तथा उद्यान विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, महानिदेशक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की महत्ता पर प्रकाश डाला। हम सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश काफ़ी बड़ा है और आज की डेट में ये जो है का मतलब 20 क्लाइमेटिक जोन बढ़ करके 21 हो चुका है। तो 21 क्लाइमेटिक जोन की हमारी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे किस अंडर यूटिलाइज क्रॉप्स को लिया जाए और उनको प्रमोट किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि जो है किसान उनका लाभ ले सके। लेकिन हम यहाँ पे जब भी कोई कार्यशाला करते हैं तो इसको अलग से न देखा जाए, क्योंकि कार्यशाला जो हम करते हैं विषय विशेष का करते हैं, उसमें हमारा मंतव्य ये होता है कि हम विशेषज्ञों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके उनसे आइडियाज निकाल लें। किसान के प्रक्षेत्र पे या किसान के लिए तो हमें समग्र ही रणनीति अपनानी पड़ेगी। कहने का मतलब कि विविधाकरण, डाइवर्सिफाइड जो हमारा अप्रोच है वही बेस्ट अप्रोच है। कि ये तो हमारी रणनीतिक बातें हुई। हम सलाहकार संस्था हैं, हम रणनीति बनाएंगे, हम बात करेंगे, क्रियान्वयन की सारी जिम्मेदारी जो है वो कार्यदायी संस्थाओं पे है और कार्यदायी संस्थाओं के बेहतर परिणाम के लिए प्रशासनिक विभाग जिम्मेदार है।
विशेष अतिथि पद्मश्री डॉक्टर KL चड्ढा, पूर्व उप महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपेक्षित फलों जिनमें बेल, जामुन, शरीफा, कटहल, चिरौंजी, इमली, अंजीर, करौंदा, आंवला, महुआ, लोकाट, बड़हल, फालसा, कमरख, लसोड़ा, शहतूत, कैथा, खिरनी, केप, गुजबेरी आदि को प्रदेश की विभिन्न परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता तथा उपयोग के आधार पर प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता बताई। ये सोचा काफ़ी आज बताया गया कि किन किन फलों में नई नई किस्में निकल चुकी हैं जिसका कि डिपार्टमेंट फ़ायदा उठा सकता है और उन किस्मों को अब नर्सरीज़ में पैदा करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन से एरिया हैं जिनमें किस फल को प्रचलित किया जाए। तो मैंने अभी कुछ कहा था कि इन फल को हमें 3-4 किस्मों में बांटना चाहिए। एक तो वो जो फ्रेश खाने के काम में है, दूसरे वो हैं जो सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए ही हमें प्रमोट करने चाहिए, तीसरे वो हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स के लिए या फार्मेसी के लिए या न्यूट्रिशन कैन बी मैंगो बेस्ड सिस्टम, मेन मैंगो क्रॉप हो बीच में वो फल हो, देयर कैन बी एसिड इसी तरह और जो फल यहाँ पर होते हैं, इवन आंवला बेस्ड सिस्टम, उसमें क्या फल लगाए। एक तो ये बात निकली है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसान अनुपयोगी भूमि पर सामूहिक रूप से इन उपेक्षित फल वृक्षों को अपने फसल चक्र में सम्मिलित कर खाद एवं पोषण सुरक्षा के साथ साथ अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों के लिए जिम्मेदारी तय की और विशेषकर नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कार्य की सराहना भी की। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी जो हमारी 3-4 हैं स्टेट में, वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन स्टेट में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी 4-5 है, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए। जैसे फैज़ाबाद ने कुछ काम आगे किया है 2-4 फलों पर, इन पर कौन कौन फल काम करेगा। जैसे आपका बुंदेलखंड है, उसमें हमारे काफ़ी ये जो अनएक्सप्लॉइटेड फल हैं इनको लगाने की स्कोप है, तो क्यों ना उधर कोई अगर यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च स्टेशन हो, उनको कहिए कि जो उनके इलाके के फल हैं उनको वो प्रमोट करें ताकि फार्मर भी वहाँ पर आए, फील्ड डे वगैरह भी करें तो उनको पता चले कि इनमें मटीरियल भी है, इनके यूजेस भी हैं। सत्र में विस्तृत विमर्श उपरांत यह संस्तुति की गई कि बेल, जामुन तथा कटहल को पूर्वी एवं मध्य उत्तर प्रदेश में लोकाट, ग्रेपफ्रूट एवं चकोतरा को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शरीफा, इमली, करौंदा को, विंध्य क्षेत्र तथा बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में चिरौंजी एवं खिरनी को प्रोत्साहित किए जाने की संस्तुति की गई। इन फसलों में उपलब्ध प्रजातियों का प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन तथा इससे जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर शोध कराए जाने की संस्तुति की गई। इसके साथ साथ इन फसलों में जर्म प्लाज्म के संकलन पर बल देते हुए विभिन्न फसलों से जुड़ी पृथक फसलों की अनुसंधान की अनुशंसा भी की गई। लखनऊ से ETV अन्नदाता संवाददाता धीरज पाल सिंह की रिपोर्ट। किसान भाइयों, यदि आपने केले की खेती की है और आपके पौधे बढ़वार की अवस्था पर हैं तो इन पौधों से गुणवत्तायुक्त अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए आपको समसामयिक प्रबंधनों के अंतर्गत निराई गुड़ाई, सिंचाई, पोषक तत्व प्रबंधन और पौध सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। क्योंकि यह देखा जाता है कि किसान भाई इन कार्यों को तो करते हैं लेकिन इन कार्यों को किस तकनीक से करना है इस विषय पर कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव पौधों की बढ़वार पर पड़ता है। साथ ही पोषक तत्वों की कमी और कीट बीमारियों के प्रकोप के कारण फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार आपकी आय में कमी होती है। आइए मिलते हैं ग्राम जटनगला, जिला मुजफ्फरनगर के एक किसान भंवरलाल शास्त्री से, जो तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखकर केले की फसल से आशातीत उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे कि वे अपने केले के पौधों का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। ये 4 साल की पेड्डी हमारे पास खड़ी है और उम्मीद है अभी 1-2-3 साल और चल जाएगी। हाँ जी, अगर टाइम पर सही ये चलता रहा, इसका खरपतवार इसकी निकालने के लिए साफ रखा तो चलती रहेगी। निराई गुड़ाई इसकी आमतौर पर फरवरी में सब पूरी कर लें।
उस ये खुरपे से निकाल दें। बाकी जो खरपतवार नाशक हो, ये पुत्ती बचाते हुए खरपतवार नाशक का प्रयोग करो, राउंड अप का, जिससे कि फसल अच्छी रहे, बीमारी कम हो। इसके पेड़ के पास मिट्टी लगाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो गिरे ना। अगर भारी घेर है तो डंडा भी लगा देते। ये इसमें ध्यान रखने की बात है, जो नीचे पुत्ती निकलती है, तलवार नुमा पुत्ती को हम रखते हैं, और ये एक रखनी, एक थाले में एक पुत्ती रखनी। अगर ज़्यादा रखोगे तो वो फल कमज़ोर पड़ जाएगा। सिंचाई इसमें टाइम पर, ये सफ़ेद नहीं होनी चाहिए धरती, ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। ज़्यादा पानी भरेगा तो उसे निकालना पड़ेगा। हम तो ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे, और छोटी छोटी क्यारी बनाई हुई है, और फालतू पानी नहीं आना चाहिए। ये अगर एक्स्ट्रा पानी आएगा तो उसमें पेड़ की जड़ों में गलन पैदा हो जाएगी, और वो पेड़ को नुकसान देगी। इसमें ध्यान रखना ये है, फरवरी के अंत में जब ये हम पेड़ काट कर नीचे गिरा देंगे, उसके बाद 3 बार हर 2 महीने के अंतर से हम इसमें खाद की मात्रा डालते हैं। तो 3 बार ये इसमें फरवरी के अंत में, और अप्रैल के अंत में, और जुलाई के शुरू में। पेड़ को साफ़ सुथरी रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए, उस पर चमक अच्छी रहा, तो उसके लिए हम इस पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रयोग करते हैं, और ये NPK का मिश्रण घोल करके उसका स्प्रे करते हैं, जिससे कि वो स्वस्थ और चमकदार रहे। इसमें ध्यान रखने की बात यह है, बचाव भी जरूर पेड़ का। नीचे जड़ों में जो लगना है उसके लिए फोरेट का इस्तेमाल करो। ये करीब 100 ग्राम एक पेड़ में जरूरी होगी। बखेर का चारों तरफ को, और उसमें पानी लगा दिया जा। इसमें फफूंदी पत्तों पर आती है, और वो पत्ते किनारी पेड़ी पड़ती चली जाऊँ, और आहिस्ता आहिस्ता पेड़ जो खराब होता चला हो। उसके लिए कार्बन डाइजिम और M45 का प्रयोग करते हैं, और एक इसमें सल्फर का भी स्प्रे जरूरी है पौधों पर नीचे डालने के लिए भी, और ऊपर भी के लिए भी। वो फफूंदी को ख़त्म करेगा और पेड़ को ताकत देगा। पौध में घेर आनी शुरू हो जाए तो उसमें अंदर गोब में एक कीड़ा पैदा हो, जो कीड़े पर फल पर निशान छोड़ दे। उसके बचाव के लिए एक दवाई उसमें गोब में डालनी पड़ेगी। और उसके बाद चरखे आने, ये घेर जो है आनी शुरू हो जाए जुलाई में, 3 महीने में ये घेर अपना पूरा कर ले आकार, और उसके बाद कटाई शुरू हो जाए। कटाई अक्टूबर में शुरू में हो जा, और नवंबर के आधे तक ये सब पूरी हो जा। इतनी सब करने के बाद हमारी फसल को लगभग 15 किलो प्रति पेड़ के हिसाब से वजन प्राप्त हो जाएगा। साल भर में हमको प्राप्त हो। तो पहली फसल आओगी वो 15 महीने में आओगी, लेकिन फिर पेड़ी में जो छुटती रहेगी वो हमें सालाना मिलती रहेगी 1 साल के अंदर। उसका ये यहाँ अब या 1100-1200 रुपये क्विंटल का रेट अब हमें मिल रहा। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जिन किसान भाइयों ने गुलाब की फसल लगा रखी होगी तो उन्हें चाहिए कि वे इस समय इसकी विशेष देखभाल करें, क्योंकि सर्दकालीन मौसम चल रहा है और ऐसे में फसल से वांछित पुष्पों की प्राप्ति हो
इसके लिए जरूरी है कि इसमें खरपतवार प्रबंधन, पौध संरक्षण पर भी ध्यान दें। लेकिन इन क्रियाओं को कब एवं किस प्रकार से संपादित करें, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण हमारे किसान भाई इन प्रबंधन कार्यों को सही तरीके से नहीं अपना पाते हैं, जिससे गुलाब की फसल से उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त पुष्पों की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ से। हमारे किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई जो भी गुलाब की खेती कर रहे हैं या गुलाब लगाए हुए हैं और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी कटाई छटाई करने की। क्योंकि गुलाब में अगर हम कटाई छटाई बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं तो फूलों का उत्पादन काफ़ी अच्छा आता है। तो हमारे लिए जो उपयुक्त समय है, किसान भाई जो अभी है हमारे लिए, वो सबसे उपयुक्त समय है कि अपने पौधों की जो गुलाब के पौधे हैं उसकी कटाई छटाई अच्छी तरीके से कर ले। और कटाई छटाई के लिए कम से कम ज़मीन की सतह से 25 से 30 सेंटीमीटर तक छोड़कर उसकी जितनी जो पेंसिल की मोटाई की जो शाखाएं होती हैं उसको अच्छी तरीके से काट ले। ये हमारे अच्छी उत्पादन अगर अच्छे से लेना है हमको गुलाब की खेती करने के लिए, तो इसमें यूरिया, फास्फोरस, म्यूरेट ऑफ पोटास, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट, ये कम से कम 1-1 किलो का मिश्रण बना ले, पूरा मिक्स कर ले। मिश्रण बनाने के बाद उसमें से 30 से लेकर 50 ग्राम तक का एक पौधे में कम से कम मिक्स करके आपको प्रति पौधे के हिसाब से उसमें डालना है। के साथ साथ किसान भाई हम पर्णी छिड़काव, फोलियर एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, हम पर्णी छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूरिया को 30 ग्राम ले और उसमें 1 लीटर पानी ले ले, 30 लीटर पानी, उसमें आपका यूरिया रहेगा 30 ग्राम, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट रहेगा, अमोनियम सल्फेट रहेगा, ये 30-30 ग्राम लेंगे। और उसका मिश्रण करने के बाद उसको 30 लीटर पानी में आप घोल कर अगर आप इसका छिड़काव करते हैं, पर्णी छिड़काव, तो आप देखेंगे फूलों की जो संख्या है वो बढ़ेगी और फूल अच्छे आएंगे। भी हमारा जो समय रहता है, ठंडा मौसम रहता है, तो पानी हमारा जो है कम से कम 6 से 7 दिन के अंतराल पर हम उसमें पानी देते रहें, ताकि उसमें नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा उसमें पानी की नमी ना बने रहे, जिससे कि हमारा उसमें कई बीमारी आने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम कम से कम 5 से 7 दिन के अंतराल पर हम पानी दें। हाँ, जहाँ पर किसान भाई आपके सुविधा नहीं है, पानी आपके पास अच्छी सुविधा है, तो आप बहाव विधि से भी दे सकते हैं, रिंग बनाकर दे सकते हैं, बेसिन विधि से दे सकते हैं। और जहाँ पर आपके पास ड्रिप की फैसिलिटी है, वहाँ पर हम ड्रिप की फैसिलिटी से भी पानी दे सकते हैं। ये कम से कम साल में हमको दो बार डालना चाहिए। एक अभी अच्छा उपयोग समय होता है, दूसरा हम जैसे बरसात आता है उसमें भी हम खाद की मात्रा को सेम यही जो मात्रा मैंने बताया है आपको वही मात्रा डाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अच्छा उत्पादन लेना है तो किसान भाई हमको ये चीज़ देखना है कि गोबर की खाद ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रहे। और इसके लिए ज़्यादा है तो हम ताज़ा गोबर को एक मटकी में डाल लें। जैसे 1 किलो आप ताज़ा गोबर लेते हैं एक मटकी में, आपकी मिट्टी वाली उसमें मटकी में, और उसमें कम से कम हम 2 लीटर पानी डाल दें और उसको कम से कम 10 से 15 दिन तक उसको सड़ने दें। सड़ने के बाद अगर उसको फिर हम 1-1 डिब्बा कम से कम, जहाँ आपका मदर प्लांट या गुलाब का पौधा है उसमें अगर हम डालते हैं, तो आप देखेंगे कि पौधे की फूलों की साइज़ अच्छी आती है, आकार अच्छा आता है, फूलों का उत्पादन बढ़ जाता है। उसमें बीच में हम नीम की खाली की खाद, सरसों की खाद सब मिक्स करके अगर हम डालते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन आता है। इसमें किसान भाई आपने देखा कि गुलाब में बीमारी और कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से जो आते हैं कीट वाले जो आते हैं दवा, इसमें आप देखेंगे कि लीफ कटिंग कैटरपिलर, पत्ती काटने वाले जो कीड़े आते हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए हम क्लोरोफाइरिफास का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम पानी का उपयोग कर उसमें अगर छिड़काव करते हैं तो नियंत्रित हो सकता है। और बीमारी की बात करते हैं तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके हम सल्फर का उपयोग करके 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं तो उसको भी हम अच्छी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली कृषि सह व्यवसायों की बात करें तो सुकर पालन का नाम काफी लाभकारी व्यवसाय के रूप में आता है। लेकिन सुकर पालक भाई लोकल एवं देशी नस्लों के स्थान पर उन्नतशील नस्लों के पालन के साथ साथ उनके आवास आहार का वैज्ञानिक प्रबंध करेंगे तो इस व्यवसाय को काफी लाभकारी बना सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गनीबाद चित्रकूट के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद कुमार वर्मा से। सुअर पालन इकाई से क्षेत्र में जो क्षेत्रीय ग्रामीण नवयुवक हैं, जो समाज के पिछड़े निर्धन अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, वो
आमदनी बढ़ाने के लिए यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, नस्ल सुधार के लिए यहाँ से नर बच्चे प्राप्त करते हैं। जो भी परंपरागत सूअर पालन है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। हमारे पास में सूअर पालन की प्रदर्शन इकाई है जिसमें लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर 2 प्रजातियों का पालन किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के अनुसार पाले जाने वाले सूकरों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। वैसे एक औसत किसान के लिए 10 मादा तथा 2 नर सूकरों से व्यवसाय आरंभ करना अच्छा होता है। एक नया सूकर फार्म खोलने के लिए वयस्क मादा एवं नर सूकर से शुरुआत करना श्रेयस्कर होता है। आवास व्यवस्था। चलचित्र में दिखाए जा रहे आवास के अनुसार 12 मादा एवं 2 नर सूकरों को इस प्रकार के आवास में रखा जा सकता है। प्रजनक नर सूकर को रखने के लिए बाड़े में सामान्यतः 1 सूकर रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक प्रजनक नर सूकर को स्वस्थ रखने हेतु 6 वर्ग मीटर बंद तथा 6 वर्ग मीटर खुली जगह की आवश्यकता होती है। शावकों की मृत्यु से बचाने के लिए बच्चे देने वाले स्थान के चारों ओर एक रक्षक लाइन यानी गार्ड रेल लगानी चाहिए, जिसकी ऊंचाई जमीन से 8 से 10 इंच और दीवार से 8 से 12 इंच दूर होनी चाहिए। इनके खान पान में ये धान का कना खाते हैं, आटा इनको दिया जाता है, सरसों की खली दी जाती है, खनिज मिश्रण दिया जाता है, नमक दिया जाता है। इसका हम मिश्रण तैयार करके शाम को भिगो के सवेरे खिलाते हैं, सवेरे का भिगो के शाम को खिलाते हैं, तो इनका पाचन अच्छा रहता है और ये स्वस्थ रहते हैं। इनको हम बाहर चरने के लिए नहीं भेजते, बाहर चराने के लिए कोई इनको नहीं ले जाता है, ये यहीं पे ही रहते हैं। इनको दोपहर बाद में हम हरा चारा देते हैं ऋतु के अनुसार। रबी में हम इनको बरसीम सुबबूल ज़्यादा से ज़्यादा खिलाते हैं। दूसरा, इनको जो हरे चारे से विटामिन हैं, खनिज तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं वो भी प्राप्त हो जाते हैं। पानी इनको साफ़ ताज़ा अच्छा पानी देते हैं, उसमें हम चूना मिला देते हैं। चूना मिलाने से पेट के कीड़ों की भी किसी हद तक समस्या का समाधान हो जाता है। इनके शरीर के लिए आवश्यक कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाती है। वाह परजीवी के लिए साफ सफाई के लिए हम यहाँ प्रति सप्ताह फिनाइल का धुलाई कराते हैं, जिससे कि ये स्वस्थ रहे, इसमें बदबू गंदगी किसी प्रकार की न रहे, किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। लेकिन इनके जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जैसे गला घोटू है, स्वाइन फीवर है, इस तरीके खुरपका मुंहपका बीमारी है, खुजली के रोग हैं, ये समस्याएं इनको वर्ष भर परेशान करती रहती हैं। वाह परजीवी का तो प्रबंधन किया जा सकता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन खुजली के लिए, स्वाइन फीवर के लिए, खुरपका मुंहपका के लिए और गला घोटू बीमारी की रोकथाम के लिए हमें इन जानवरों में प्रतिवर्ष टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी रहता है। टीकाकरण करवाने से इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति आ जाती है, जिसके कारण ये स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। आगे का रोचक अंश कर रहा है आपका इंतजार, बने रहिए मेरे साथ। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उससे पूछा है सियाना बुलंदशहर से मोहम्मद अनीस ने। आप गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई की वैज्ञानिक विधि पर जानकारी चाहते हैं। इसके अंतर्गत गेहूं की खेती में सबसे प्रमुख बिंदु आता है उन्नतशील प्रजातियों का चयन। अधिक उत्पादन लेने के लिए क्षेत्रानुसार नई किस्मों का चयन करना बहुत आवश्यक है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ उपयुक्त उन्नतशील प्रजातियां इस प्रकार हैं। उचित गुणवत्ता वाले 85% या उससे अधिक अंकुरण क्षमता वाले सही प्रजातियों के स्वस्थ बीजों का चुनाव करें। सामान्य समय पर बुआई करने पर सिंचित एवं असिंचित दोनों ही दशा में बीज दर 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। विलम्ब से बुआई की परिस्थिति में बीज दर थोड़ा बढ़ाकर 150 से 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर दें। बीजोपचार के लिए वाइटावैक्स 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। सामान्य दशा में उर्वरकों की मात्रा इस प्रकार है: 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर आवश्यक है। और जो किसान भाई देर से गेहूं की बुआई करते हैं उनके लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश पर्याप्त है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बेसल ड्रेसिंग के रूप में बुआई के समय ही देना चाहिए। शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा का आधा भाग पहली सिंचाई पर एवं शेष आधा भाग बाली आने से पूर्व टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल को देना चाहिए। धान गेहूं फसल चक्र वाले खेत में 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय खेत में अवश्य मिला दें। इस समय के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में बुआई का उपयुक्त समय 1 से 25 नवंबर तक है एवं विलम्ब की दशा में बुआई का समय 25 नवंबर से 25 दिसंबर है। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।